और भारत सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो गाइडलाइन हमको दी है, कई तरह के निर्माण के काम हम कल से प्रारंभ करने वाले हैं। सड़क हो, सड़क की मरम्मत हो, सिंचाई के तालाब हो, डैम का काम हो, मनरेगा की मजदूरी हो, कई तरह के काम हम प्रारंभ करने वाले हैं। कृषि क्षेत्र के कई काम हम शुरू कर रहे हैं। मेरे किसान भाइयों, हमारी उपज को खरीदने का मैंने पहले ही फैसला कर लिया है। आप जानते हैं कठिन समय, एक तरफ कोरोना से जंग और दूसरी तरफ इन परिस्थितियों में गेहूं खरीदना, और गेहूं के बाद हम चना, सरसों, मसूर भी खरीदेंगे, उसकी तैयारी जारी है। हमने खरीदी केंद्रों की संख्या बढ़ा दी है ताकि एक खरीदी केंद्र पर ज्यादा लोग ना आए। और मुझे खुशी है कि खरीदी प्रारंभ हो गई है। आप चिंता मत करना, देर हुई है, लेकिन किसानों के उत्पाद का एक एक दाना खरीदूंगा। धैर्य रखिए, जब आपका नंबर आए तभी आइए। एसएमएस आपको किए जा रहे हैं। और एक विकल्प और हमने खोल दिया है, किसान अगर चाहे तो मंडी के बाहर भी, व्यापारी को हमने ये अनुमति दी है कि किसान के घर जाके अगर रेट ठीक देता है तो आपके उत्पाद को, आपके अनाज को खरीद ले। वैसे व्यापारी आपके घर आपकी फसल खरीदने आएगा। मंडी में खरीदने की बाध्यता को हमने समाप्त कर दिया है। वो चाहे तो निजी खरीदी केंद्र भी खोल सकता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य का सुरक्षा कवच आपके पास है ही, ताकि आपको ठीक दाम मिल सके। मेरे प्रिय किसान भाइयों, निवेदन मेरा यही है कि खरीदी के समय सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखिए। एक साथ बड़ी संख्या में मत आइए, जिसको बुलाया जाए वही आइए, मास्क लगा के आइए। और अपन तो किसान है, गमछे का भी मास्क बनता है अगर धुला हुआ साबुन से हो तो। जो गाइडलाइन उसका पालन कीजिए। और एक बात और बताती हूं, मुझे आज प्रसन्नता है। पिछली सरकार ने फसल बीमा योजना का प्रीमियम नहीं भरा। 18-19 की खरीफ की फसल, रबी की फसल, उसने बीमा का पैसा मिला ही नहीं किसान को। मैंने आते ही फैसला कर लिया है, 2200 करोड़ रुपया प्रीमियम हमने जमा कर दिया है। और अगले हफ्ते ही लाखों किसानों के खाते में लगभग 3000 करोड़ रुपया डाला जाएगा। किसान के अधिकार को छीनने नहीं दूंगा। परिस्थितियां कठिन होती रहे, लेकिन आपका हक आपको मिलेगा। आगे और भी कदम उठाएंगे। आर्थिक गतिविधियां शुरू होगी तो मजदूरों को मजदूरी मिलेगी। मनरेगा जैसे काम व्यापक पैमाने पर शुरू करेंगे। तेंदुपत्ते की तुड़ाई शुरू होगी। महुए का फूल खरीदेंगे, करंज का बीज खरीदेंगे, महुए की गुल्ली खरीदेंगे, शहद हो, साल का बीज हो। और अगर इसके दाम कम मिले तो हमने सबके दाम तय कर दिए। न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करके वनोपज संघ से खरीदी करवाऊंगा ताकि गरीब को पूरा दाम मिल सके। एक ही आग्रह मेरा है, चाहे हम निर्माण के काम शुरू करने जाएं, उद्योग जगत को भी हमने छूट दी है। वो सावधानियों के साथ जो भारत सरकार की गाइडलाइन उनका पालन करते हुए अपने उद्योग चालू कर सकते हैं। लेकिन शर्त है, नंबर 1, हमने प्रदेश को
3 हिस्सों में बांटा है। नंबर 1 वो जिले जो संक्रमण से मुक्त हैं, हमारे आधे जिले लगभग संक्रमण से मुक्त हैं। वहां लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए, निश्चित दूरी बनाए रखते हुए आर्थिक औद्योगिक खेती की सारी गतिविधियां चालू की जाएंगी, निर्माण के काम चालू किए जाएंगे। दूसरे वो जिले हैं जिनका कोई एक शहर हॉट स्पॉट है या वहां कंटेनमेंट एरिया हमने बना रखा है। उस कंटेनमेंट एरिया को छोड़ के वहां से कोई बाहर नहीं जाएगा, कोई अंदर नहीं आएगा। उसको छोड़कर बाकी इलाके जो सामान्य हैं वहां इस तरह की गतिविधियां चालू करेंगे। लेकिन जहां संक्रमण की स्थिति अभी गंभीर है, इंदौर, भोपाल, उज्जैन जैसे जिलों को छूट नहीं मिलेगी, क्योंकि हमारी पहली चिंता लोगों की जिंदगी है। और इसलिए व्यापक पैमाने पर कई जगह आर्थिक गतिविधियां शुरू होकर काम मिलना प्रारंभ हो जाएगा। जहां सामान्य परिस्थितियां हैं वहां दुकानें वगैरह, किराने की दुकान से लेकर बाकी जरूरी चीजों की दुकानें, वो भी खुलना शुरू होंगी। मैं ऑनलाइन ट्रेडिंग जैसी व्यवस्था का ज्यादा पक्षधर नहीं हूं, क्योंकि मेरे गरीब छोटे छोटे व्यापारी, उनका काम धंधा भी मुझे चलाना है। लेकिन एक बात याद रखें, ये सारी छूट अगर किसी को उद्योग चलाना है तो कोई कंटेनमेंट एरिया से, संक्रमित इलाकों से कोई मजदूर नहीं आएगा, ना वहां कोई जाएगा। भोपाल इंदौर के बारे में मैंने पहले ही बताया, मैं तो बल्लभ भवन तक अभी नहीं खोल रहा हूं, क्योंकि यहां संक्रमण को नियंत्रित करने में हम लगे हुए हैं। अब ये सुखद समाचार मिल रहे हैं कि पॉजिटिव पेशेंट बहुत कम आ रहे हैं, लेकिन अभी हमें सावधान तो रहना पड़ेगा। बाहर निकलेंगे तो मास्क लगा के ही निकलेंगे, कोई कहीं थूकेगा नहीं। गुटखा पर मैं प्रतिबंध लगा रहा हूं, ये गुटखा नहीं चलेगा, नहीं तो गुटखा खाया और थूक दिया। शराब का सेवन नहीं हो सकेगा, काम करते हुए उस पर भी प्रतिबंध है। और जो मजदूर आ जाएंगे वो ऐसे शहरों से आए जिसके किसी एरिया को अगर हमने कंटेनमेंट एरिया बना रखा है, तो फिर वापस नहीं जाएंगे, उनको कैंप में ही व्यवस्था करनी होगी। बुजुर्ग नहीं निकलेंगे घर से बाहर, क्योंकि उनकी जिंदगी को ज्यादा खतरा होता है। बच्चे नहीं निकलेंगे, बीमार नहीं निकलेंगे, जिनको फेफड़े संबंधी कोई भी बीमारी है, किसी और गंभीर बीमारी से ग्रसित है, उनको कोरोना वायरस जल्दी घातक साबित होता है। तो ये सारी सावधानियां रखते हुए सरकारी दफ्तर भी मैंने बताया कि हम ऐसे नहीं खोलेंगे कि खोला और भीड़ आ गई। ये खतरा ना हम नहीं उठा सकते। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, ये चुनौती है हमारे प्रदेश के सामने, कोरोना की चुनौती। इससे लड़के इसको हम खत्म करेंगे, ये जज्बा हमारे अंदर है। आप सबसे प्रार्थना है, हौसला रखिए, हिम्मत से लड़िए। और लड़ना मतलब मिलने जुलने की संपर्क की कड़ियों को तोड़ देना, उसका पालन कीजिए। इलाज के मामले में हम कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। देश और दुनिया में जो बेहतर हो सकता है वो करने की कोशिश कर रहे हैं।
आगे भी इन प्रयासों को जारी रखेंगे। और एक बात और कह दूं मैं, चुनौती तो है, लेकिन इस चुनौती को मैं अवसर में बदल कर ही चैन की सांस लूंगा। इस चुनौती के बीच से नए सिरे से प्रदेश को खड़ा करना है, नई राह पर प्रदेश को चलाना है। इसलिए आने वाले समय में अनेकों योजनाएं मेरे दिमाग में हैं, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, माताओं बहनों के लिए, भांजे भांजियों के लिए, आर्थिक मंदी से प्रदेश को उबारने के लिए। उसमें हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। बस आप सबसे यही निवेदन है, संकट के समय मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता एकजुट हो। एकजुटता का परिचय आपने दिया है, अपवाद अगर छोड़ दें तो सारा प्रदेश एक है, मिलके हम लड़ रहे हैं। मिलके हम इस कोरोना को भी पराजित करेंगे और नए सिरे से अपने मध्य प्रदेश को खड़ा करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है इसके लिए आपका भरपूर सहयोग मिलेगा। आइए मिलके लड़ें, आगे बढ़ें, मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।